हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल मैंने आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया था, आज इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी, हमने कल उस पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स के साथ पूरा कंप्लीट किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके अभ्यास प्रश्नों को सोल्व करेंगे और हमारा पूरा चैप्टर वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में बताने और प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहला आपका क्या है, प्लेनेट और स्टार, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहा जाता है, ठीक। तो और ये भी मैंने आपको बताया था कि सूर्य भी अपने आप में एक तारा है। तो ग्रह और तारे में अंतर क्या होता है? तो तारा, मैंने आपको बताया था कि तारे में अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, ये ग्रहों की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं। लेकिन ग्रहों के पास ना तो अपना प्रकाश होता है, ना अपनी ऊष्मा होती है, और ये इन तारों का चक्कर लगाते हैं। तो आपको आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। सेकंड है आपका, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, सौर मंडल के बारे में हम कल विस्तारित रूप में पढ़ा था। सौर मंडल के क्या होता है, सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल के अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं, जिनके अंतर्गत हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ये मैंने अब आपको बताए थे। तो और उसके अलावा मैंने इसी के अंतर्गत आपको कुछ एस्टेरॉइड बताए थे, कुछ मेटेरॉइड बताए थे, जिनको क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्रह्मांड में और भी, ये सौर मंडल के अंतर्गत जो उसके और भी छोटे छोटे पिंड हैं, वो भी सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल में किस किस को रखेंगे हम? अपने सूर्य को, और 8 जो प्लैनेट है उनको, और जो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और मेटेरॉइड्स जिनको उल्कापिंड कहा जाता है, ये सब सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से दूरी के क्रम में लिखना है। और प्यारे बच्चों, जब मैं कल आपको बता रहा था, मैंने आपको यह भी बताया था कि उसमें दूरी के क्रम में कि आपका पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ये मैंने आपको क्रम के अनुसार बताए थे। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम तो आपको पता चल गया होगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं, जगह हालांकि कम है पर आप समझ सकते हैं कि पहला आपका बुध, जिसको बोलते हैं मरकरी, फिर आपका आएगा शुक्र, जिसको बोलते हैं वेनस, फिर आपका आएगा पृथ्वी, जिसको बोलते हैं अर्थ, फिर आपका आएगा मार्स, जिसको बोलते हैं मंगल, फिर आपका आएगा जुपिटर, जिसको बोलते हैं बृहस्पति, जुपिटर के बाद आपका आएगा सैटर्न, जिसको बोलते हैं शनि, फिर आपका आएगा यूरेनस, जिसको बोलते हैं अरुण, और फिर उसके पश्चात वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पृथ्वी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको ये बात अच्छे से बताई थी कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह उस पर मौजूद जो वायुमंडल है, और उस पर जो रहने की अनुकूल परिस्थितियां हैं, और उस पर जो इतनी विशाल मात्रा में जल है, उन सब के कारण, और ये जो अन्य सभी ग्रहों से अलग है क्योंकि इस पर जीवन संभव है। इन्हीं सभी अलग जो इस पर परिस्थितियां जीवन को रहने के अनुकूल बनाती हैं, उसी के कारण इसको एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं, हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो बच्चों, कल ये मैंने आपको जब मैं बता रहा था तो ये शायद आपको नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि जब चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्लैनेट है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, सॉरी। तो पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी प्लैनेट है, उसका जो सैटेलाइट है, उपग्रह, ये हमारा चंद्रमा, जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो अब जितना वो अपने अक्ष का मतलब धुरी पे जो घूमता है, तो जितना अपनी धुरी पे घूमेगा, उसी के साथ साथ वो उस पूरी पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो उसके तब से उसका एक ही साइड हमको नजर आता है, तो जिसके कारण हमको चंद्रमा का एक ही भाग दिख पाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड मैंने आपको बताया था, जो सभी ग्रह हैं
और हमारा सूरज भी जिसके अंतर्गत आता है। इस सौर मंडल को ले लो, अनेक सौर मंडल भी होते हैं, और फिर गैलेक्सी आकाश गंगाएं भी आते हैं, जिसमें हमारे सौर मंडल जैसे पता नहीं कितने सौर मंडल होंगे। तो उन आकाश गंगा को भी ले लो, फिर वो भी आकाश गंगाएं मिलकर के या जितनी भी गैलेक्सी होती हैं वो मिलकर के क्लस्टर, सुपर क्लस्टर बनाती हैं। इन सबको ब्रह्मांड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में हर छोटी सी चीज से लेकर के सभी बड़ी से बड़ी चीज ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात में ना आगे इसमें बात करते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कल मैं जब आपको बताया था तो इसमें मैंने बताया था कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आपको शुक्र का नाम बताया था मैंने आपको, जिसको बोलते हैं वेनस। मैंने आपको बताया था इसको मॉर्निंग स्टार, इसको मैंने इवनिंग स्टार, सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा या प्रभात का तारा इसको कहा जाता है। और ये भी बताया था इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसकी शेप और इसका मास पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो माय डियर, इसका आइडिया आप यहीं से लगा सकते हो कि पहला आपका मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, बुध, शुक्र, फिर तीसरा आता है आपका पृथ्वी। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देखना। मैंने कल आपको ये प्रश्न उसमें कवर नहीं किया था, वो इन क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाएगा। देखिए, आपको उसमें ऑप्शन तो दिए थे वृत्ताकार पथ पर मतलब गोल, एक तो, और एक था आपका आयताकार रेक्टेंगुलर। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी प्लेनेट सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर का मतलब है वो ना तो ऐसे लगाएंगे और ना ही ऐसे लगाएंगे। वो जब भी सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो इस ऐसे पथ पर लगाते हैं। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। समझ में आया आपको? क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे एक सप्तऋषि अर्शा मेजर के अंतर्गत जो मैंने आपको सप्तऋषि बताया था, सप्तऋषि तारामंडल जो बनना था, तो उसी की डायरेक्शन में बताया था कि जो हमारा तारा होता है उसको ध्रुव तारा कहते हैं, जिससे हमेशा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है और हमेशा वो फिक्स दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्यान रखोगे आप, उत्तर दिशा का। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, अच्छे से याद होगा आपको। मंगल, ये बच्चों एक बात ध्यान देना, इसमें एक चीज शायद गायब है, मैं इसको देख लेता हूं कि ये कह रहा है कि ठीक है कक्षा ही दे रखा है इन्होंने, लेकिन होना ये चाहिए था कि किन गिरोह के बीच पाए जाते हैं ना। तो कोई बात नहीं, हम इसको मंगल और बृहस्पति लिखते हैं, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये रिक्त स्थान बड़े सोच समझ के भरिएगा और दिमाग लगाइए कि यहाँ पे लिखा है का, एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं। किसका समूह है जो विभिन्न प्रतिरूप मतलब विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाएगा? कल मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि तारों का एक समूह, क्या तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तारामंडल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तारा मंडल। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि आकाशगंगा विभिन्न प्रकार के या बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में तारों से मिलकर के बनती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। आकाश गंगा। ठीक, ये समझ में आया होगा आपको। फिर कह रहा है
पृथ्वी के सबसे करीब है? क्या है पृथ्वी के करीब? या तो देखिए, अगर ये तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे पृथ्वी का करीब आप एक देख सकते हैं, हमारा चंद्रमा जो इसका उपग्रह है। अगर आपको उपग्रह देता, अगर वो आपको ग्रह देता है तो आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो फिर तो उसके नजदीक जो ग्रह होगा उस हम उसको डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे चंद्रमा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक क्या है प्यारे बच्चों? बुध है। क्या है? बुध। ठीक, उसके बाद ग्रहों के पास अपनी अपनी क्या, अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश नहीं होता। या आप यहां पे लिख सकते हैं कि ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रश्नों के उत्तर थे और आशा करता हूं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना आप, और आपके एग्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये मैंने आपके चैप्टर के हिसाब से बहुत संक्षेप में पूरा चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया है और आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट चैप्टर पर। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।